जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। डेली मॉर्निंग 7 बजे भयंकर थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें ये क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है और उन्हीं टॉपिक पर डेली रात को मंडे टू सैटरडे हम लोग टेस्ट लगाते हैं 8 PM को। संडे को मैं लाइव आता हूँ। आप वहाँ अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो, किस टॉपिक की तैयारी कैसे करें, या जो भी क्वेरीज हैं वो सारी पूछ सकते हो। इंस्टेंट अपडेट पाने के लिए ड्रीम सेवक आईएएस चैनल को आप तुरंत इंस्टाग्राम पर जाकर के जरूर फॉलो करें, क्योंकि सारे जो अपडेट होते हैं वो वहीं पर मिलते हैं। इसके अलावा PDF चाहिए तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। इन सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करने के लिए ओनली आपको लिखना क्या है, ड्रीम सेवक आईएएस। हर प्लेटफॉर्म पर ड्रीम सेवक आईएएस लिखेंगे, वो आपको वहीं पर मिल जाएगा। चलिए देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं सर ड्रीम सेवक आईएएस चैनल टेलीग्राम पर नहीं मिल रहा है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप ओनली जा करके वहाँ पर ड्रीम सेवक आईएएस सर्च करेंगे और ये 4 जो ग्रुप है आपको मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी क्लास। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा मध्यकालीन भारत से 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, है ना, जिसमें से आज की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे। और ये जो दिल्ली सल्तनत से एग्जामिनेशन में हर एक सवाल में पूछा जाता है, चाहे आपकी UPSC हो या फिर किसी स्टेट PCS की हो, आप BPSC की ही तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार पुलिस की हो, बिहार BED की हो, या फिर कोई भी इंडिया के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको मध्यकालीन भारत के, है ना, इस सेक्शन से दिल्ली सल्तनत से सवाल पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हमारा एरिया है और इस लेक्चर के अंदर में अगले 30 मिनट के अंदर में हम लोग सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत के उन्हीं टॉपिक्स पर जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करेंगे। फालतू की बातें हम लोग इस थ्योरी क्लास में बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि इस शासक का जन्म कब हुआ था, वो कब मरा, ये सब बिल्कुल नहीं देखेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ उसी को देखेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कहीं पर भी लेक्चर को स्किप नहीं कीजिएगा, बस अंत तक बने रहिएगा। देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण, पहले इसको समझते हैं कि भारत पर जो अरब का आक्रमण हुआ था वो किस तरह से हुआ था, किसने पहला आक्रमण किया। भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण जो है वो किसके काल में हुआ था, वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, है ना। और अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब के आक्रमण के समय सिंध का जो शासक था वो कोई और नहीं बल्कि दाहिर था। तो याद रखिएगा, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक जो है वो कौन था, दाहिर था। अरब पर भारतवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। जब अरब यहाँ पर आए भारत में और यहाँ पर अटैक कर रहे थे, तो उनका मेन मकसद क्या था, उनका मेन मकसद था धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो मेनली वो यहाँ पर क्या आए थे, धन दौलत के लिए आए थे और दूसरा मकसद था इस्लाम धर्म को यहाँ पर प्रचार प्रसार करना। ठीक, नेक्स्ट हमारा देखिए, अरब से ही पहले जो हमारा आक्रमणकारी हैं, है ना, जो फेमस आक्रमणकारी हैं जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, वो है महमूद गजनवी। अब देखिए, महमूद गजनवी के बारे में जान लीजिए। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 से लेकर के 1027 तक, यानी लगभग 26 सालों तक वो 17 बार आक्रमण भारत पर उन्होंने किया। और 1025 में जो उन्होंने किया था, सन 1025 ईस्वी का जो उनका आक्रमण था, ये काफ़ी जो है प्रसिद्ध आक्रमण था, क्योंकि इस आक्रमण में उन्होंने क्या किया था, सोमनाथ के शिव मंदिर पर इसमें आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और 1001 से 1027 ईस्वी के बीच, यानी ये 26 सालों के दरमियान, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। वहीं पर दूसरे शासक हैं हमारे मोहम्मद गौरी, है ना। अब देखिए, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी दोनों किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस थे, दोनों का मंसूबा कैसे अलग था, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि अरब का मेन मकसद था धन संपत्ति को लूटना और धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन यहाँ पर देखिए, महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वो बिल्कुल अलग था। क्योंकि मोहम्मद गौरी यहाँ पर भारत को लूट के धर्म का प्रचार प्रसार करने नहीं, बल्कि यहाँ पर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना, यानी मुस्लिम रूल की इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए यहाँ पर मोहम्मद गौरी आए हुए थे। तो मोहम्मद गौरी का मेन मकसद यहाँ से लूट करके जाना नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक सल्तनत कायम करना था, एक यहाँ पर साम्राज्य को स्थापित करना था। मोहम्मद गौरी जब यहाँ पर आए तो उनकी जो है उस समय पृथ्वीराज चौहान का रूल चल रहा था पूरी दिल्ली सल्तनत वाले एरिया पर। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में भिड़ंत हो गई। इसको लेकर के 2 युद्ध हुई, 2 प्रमुख युद्ध हुई, जिसमें पहला युद्ध जो है वो है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध। ये कब हुआ था, ये 1191 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में जो है वो हमारा मोहम्मद गौरी काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो गए, काफ़ी बुरी तरह से हार गए और वो वहाँ से भाग गए, है ना, तराइन के युद्ध से। फिर 1 साल के बाद वो पूरी तैयारी करके आए 1192 ईस्वी में, और फिर पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी तरह से वहाँ पर उन्होंने हरा दिया और उसी युद्ध में उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान का कत्ल कर दिया। ठीक है, तो
इस तरह के इंसान थे मोहम्मद गौरी। काफ़ी मैं इस तरह का, हालांकि उनका जो वे था वो काफ़ी गलत था, लेकिन जिस तरह से वो पहली बार में हार होकर भी हार नहीं माने, फिर 1 साल में ऐसी क्या तैयारी की कि पृथ्वीराज को जड़ से उखाड़ फेंक दिया उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर सीखने वाली बात है। तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के प्रथम युद्ध में उनकी हार हुई थी 1191 ईस्वी में, और दूसरी युद्ध में 1192 ईस्वी में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पूरी तरह से पराजित किया और पूरी दिल्ली पर जो है उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। अब देखिए 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी जल्द ही आ रही है। उम्मीद ऐसा लगाया जा रहा है कि अगले 2 महीने में 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी आ जाएगी। तो आप मान के चलो कि अगस्त या नहीं तो सितंबर कन्फर्म, अगस्त सितंबर में बीपीएससी की 67वीं की वैकेंसी आ रही है। और इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर लास्ट में हो सकता है ना। जिस तरह से इस बार 25 दिसंबर को एग्जाम लिया गया था, उसी तरह से दिसंबर लास्ट में 67वीं बीपीएससी की एग्जामिनेशन हो सकती है। तो बीपीएससी की तैयारी बिना कोचिंग के कैसे करें, क्या बीपीएससी का सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें, ये पूरी रणनीति मैंने इस वीडियो के अंदर में बताई हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों को करना चाहूँगा कि अगले जो है, जैसे ही हमारा ये बीएड वाला क्लासेस थोड़ी सी ओवर होगी अगले 20 से 25 दिनों में, तो हम लोग पूरा फोकस जो है 67वीं बीपीएससी पर करेंगे और जीके जीएस को लेकर के, चूँकि पूरा जो है जीके जीएस ही पूछा जाता है यहाँ पर, मैथ के सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं। तो पूरा पीटी की तैयारी जो है, प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की, दोनों को मिला करके हम लोग जो है अगले 15-20 दिन के बाद से स्टार्ट करेंगे 67वीं बीपीएससी की। तो आप लोग जो भी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं इस वीडियो को जरूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, चैनल पर है, उसकी भी लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 66वीं बीपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन आया था उसकी भी पूरी पेपर को मैंने एनालाइज किया है, उसका डिस्कशन किया है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बीपीएससी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। प्लीज़ अगर आप आगे सोचते हो भविष्य के लिए कि कुछ करना है ना, एक कदम आगे बढ़ना है बीएड से, तो आप ज़रूर इन सारे वीडियो को देखें और बीपीएससी की तैयारी के लिए पूरी तरह से इस चैनल से जुड़ जाएं। और आप मुझे पूछें कि सर कैसे बीपीएससी की तैयारी करें, मैं अभी से ही आपको गाइड करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो अब मेन टॉपिक है सल्तनत काल, उसको हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए सल्तनत काल को पढ़ने का, याद करने का एक ट्रिक है। सल्तनत काल में मेनली जो है 5 सल्तनत रहे, है ना। इन 5 को कैसे याद रखें, मैंने इसको एक गाली के फॉर्म में याद रखा। आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, अरे सर क्या गाली बोलने वाले हैं। जी नहीं, मैं थोड़ा सा ट्रिक फ़नी होना चाहिए, तो मैंने इसको फ़नी बनाने के लिए बहुत गाली के लैंग्वेज में इसको याद किया है। आप इसको याद रख सकते हैं, सला खी तू सा लो। देखिए अब इसको पढ़ेंगे, सला खितू सालो, है ना, सला खितू सालो। सला से क्या हो गया, सला से हो गया सलेब, क्या हो गया हमारा, सलेब डायनेस्टी। खी से क्या हो गया, खिलजी डायनेस्टी, है ना, खिलजी डायनेस्टी। तू से क्या हो गया, तू से हो गया हमारा तुगलक डायनेस्टी, है ना, तुगलक वंश। एस ए से क्या हो गया, सैयद वंश, है ना। और एल ओ से क्या हो गया, लोदी वंश, है ना। तो देखिए सला से हो गया सलेब, के एच आई खी से हो गया हमारा खिलजी, तू से तुगलक, एस ए से सैयद, एल ओ से लोदी। तो सला खितू सालू यानी सलेब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये 5 डायनेस्टी हैं, इसको हमें पढ़ना है। इसको अब नाम याद रखिएगा, इसी क्रम में ये लोग जो है रूल किए हुए थे, पहले सलेब, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। चलिए आइए अब पढ़ते हैं बारी बारी से। सबसे पहला वाला है हमारा सलेब डायनेस्टी, है ना। सलेब डायनेस्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं गुलाम वंश। क्यों बोलते हैं इसको गुलाम वंश, ये गुलाम की क्या स्टोरी है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने मोहम्मद गौरी का नाम सुना, मोहम्मद गौरी जब भी वो भारत के जिस जिस हिस्से को जीतते गए, या भारत के अलावा जहाँ जहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया था, उन सारे हिस्सों पर उन्होंने क्या किया, अपने गुलाम को बैठाते चले गए, है ना। उनका अपना गुलाम था जिस पर वो बिलीव करते थे, तो वो उन्होंने अपने गुलाम को वहाँ पर बैठाते चले गए। तो ठीक उसी तरह से जब यहाँ पर दिल्ली का एरिया उन्होंने जीता पृथ्वीराज चौहान को हरा करके, तो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने ये पूरा एरिया सौंप दिया और वो फिर आगे बढ़ गए, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में एक नई वंश की स्थापना की, और यही वंश, चूंकि ये गुलाम थे इसलिए ये वंश क्या कहलाई, सलेब डायनेस्टी, यानी सलेबों की डायनेस्टी, गुलामों की डायनेस्टी, या फिर इसको गुलाम वंश कहा गया, ठीक है। अब देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वही गौरी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में वो हार गए, और 1192 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, है ना। तो याद रखिएगा, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश क्यों कहा जाता है ये भी मैंने बता दिया। कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं, कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जो पूछा जा सकता है हमको गुलाम वंश से।
देखिए दिल्ली में दो मस्जिद हैं, एक है हमारा कुवैतुल इस्लाम और दूसरा मस्जिद है हमारा ढाई दिन का झोपड़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनाया है। तो ये दोनों मस्जिद को किसने बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। कुवैतुल इस्लाम और ढाई दिन का झोपड़ा, ये दोनों मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। देखिए होता क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो ये एक गुलाम थे जो मोहम्मद गौरी के साथ थे। मोहम्मद गौरी काफ़ी प्यार दिया करते थे, इनको काफ़ी मानते थे, है ना। तो उनके साथ थे, ईमानदारी से उनके साथ काम कर रहे थे। तो ये एक गुलाम थे। तो जैसे ही इनको ये यहाँ पर मिला तो इन्होंने क्या सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प किया जाए, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट क्या करते थे, इसीलिए इसको कहा जाता था लाखों का दान देने वाला, इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। अब देखिए प्राचीन नालंदा, जो पुराने ज़माने में नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको जो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उखाड़ फेंका था, वो कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि बख्तियार खिलजी था। और ये बख्तियार खिलजी कौन थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के ही सेना नायक थे, यानी उसके सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, पूरी तरह से उजाड़ फेंका था। ठीक है, तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना नायक थे, उन्होंने इसको उजाड़ फेंका था। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला जो सलेव डायनेस्टी के रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब दूसरा जो रूलर है काफ़ी फेमस है, यह है इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा। इल्तुतमिश जो है 1210 से लेकर के 1236 तक, यानी 26 सालों तक ये जो है दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत पर पूरा रूल कर रहे थे। दिल्ली का जो एरिया था उसमें अजमेर वगैरह का जो भी पूरा दिल्ली के आसपास के रीजन्स हैं, है ना, वो सारा एरिया जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर में आता था। तो ये इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236 तक दिल्ली पर रूल कर रहे थे। देखिए ऐबक के बाद आराम शाह वहाँ का शासक बना दिल्ली सल्तनत का, और वो जो है सिर्फ 8 महीने तक शासन कर पाया। आराम शाह की हत्या करने के बाद इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही क्या था, दामाद था, 1211 ईस्वी में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, है ना। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था और जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, और यहाँ पर जो है ये इल्तुतमिश, ये गुलाम किसका था? ऐबक का था। और ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करा दी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की के बाद आराम शाह जो है गद्दी पर बैठे। आराम शाह की मृत्यु, हत्या करके 1211 ईस्वी में ये उनके जो दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश, वो खुद आकर के गद्दी पर बैठ गए, वो खुद किंग बन गए। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था, है ना। तो ऐबक की जब मृत्यु हो रही थी तो उस समय ये इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था और आराम शाह जो है वो रूल कर रहा था। लेकिन आराम शाह को मार के ये इल्तुतमिश खुद जो है क्या करने लगा? रूल करने लगा। अब इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण काम को जान लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कुतुब मीनार के बारे में, तो कुतुब मीनार की जो नींव है ना, जो बनाने की नींव है, जो आइडिया था वो किसका था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में सिर्फ पहली मंजिल का ही काम हो पाया था। तो आगे कुतुब मीनार का पूरा निर्माण जो है किसने करवाया था? वो इल्तुतमिश ने ही करवाया। तो याद रखिएगा कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने का भी जो श्रेय है वो भी इल्तुतमिश को ही जाता है। ये चांदी का टाका था और तांबा का जीतल था, है ना। और इसी प्रणाली को जो है इक्ता प्रणाली कहा जाता है। तो आप ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताइए इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश ने की थी। अब देखिए 40 गुलाम सरदारों का संगठन इन्होंने बनाया, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्काने चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, और ये जो यहाँ पर ये जो बनाए थी ग्रुप, इन्होंने संगठन जो बनाया था, तो इनका इस संगठन ने मेन क्या काम किया? इन्होंने दिल्ली के जितने सारे अमीर थे उन सबको लूटा, उन सबको जो है उनको दबाया, उनका दमन किया। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा ये सब कुछ किया गया था। अब देखिए इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी जो है रजिया सुल्तान, ये क्या हुई? वहाँ की रूलर बनी दिल्ली सल्तनत की, है ना, दिल्ली सल्तनत की। और ये रूलर कब से कब तक थी? 1236 से लेकर के 1240 तक, सिर्फ 4 साल के लिए ये रूलर बनी। और पता है इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ पर बीएड ग्रुप में मुझे पता है सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं, तो उनको थोड़ा बहुत ख़राब लगेगा और वो ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगी मुझसे और मेरी बात से वो सहमत भी होंगे। स्टोरी देखिए कुछ ऐसा है कि रजिया सुल्तान जो है ये खुद रूलर बनी। जब ये रूलर बनी तो उस समय जो है बहुत सारे अरब के बहुत सारे जो हैं अमीर लोग थे, है ना, जिसको नोबेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नोबल कहा जाता था। ये नोबेल लोग जो हैं ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे किंगशिप को, पूरे राज दरबार को कहीं ना कहीं बाहर से कंट्रोल किया करते थे ये नोबल लोग।
तो जब ये रज़िया सुल्तान एक महिला होकर के पूरी दिल्ली सल्तनत का रूलर बना, तो बहुत सारे जो ऐसे माइंड के लोग थे, है ना, जो कंजर्वेटिव माइंड्स के होते हैं कि अरे ये महिला होकर के हम पे कैसे रूल कर सकती है, महिला कैसे गद्दी पर बैठ सकती है, ये हमारे पुरुषों पर कैसे रूल कर सकती है। तो ये बात नोबेल्स लोगों को काफ़ी ख़राब लगी। तो नोबेल्स लोगों ने क्या किया, पूरी प्लानिंग बनाई, प्लानिंग बना करके रज़िया सुल्तान को क्या किया, पूरी तरह से मार डाला। ठीक है, तो रज़िया सुल्तान का रूल जो है 1236 से, है ना, 1240 तक रहा था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रज़िया सुल्तान को एक श्रेय ये जाता है कि रज़िया दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो आंसर क्या होगा? रज़िया सुल्तान, है ना। मेनली रज़िया सुल्तान के बारे में एक ही बात आपको याद रखना है कि रज़िया जो है वो दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हमारा देखिए तीसरा शासक है स्लेव डायनेस्टी से, गुलाम वंश से, वो है बलबन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1266 से लेकर के 1286 तक इनका रूल था। देखिए, बलबन की अगर बात करें तो बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और सीरी नामक नया नगर बलबन ने ही बसाया था और राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा, ये दोनों की शुरुआत ही बलबन ने की थी और बलबन ने फारसी रीति रिवाज यानी नौरोज का भी क्या किया, उत्सव का प्रारंभ किया था। ठीक है, तो देखिए अपने विरोधियों के प्रति बलबन जो है वो काफ़ी कठोर थे और इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति यहाँ पर अपनाई हुई थी, है ना। अब देखिए, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। तो याद रखिएगा, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नसीरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। बलबन को उलूग खां भी कहा जाता था और किसने इस उपाधि को प्रदान किया था? आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद ने प्रदान किया था। देखिए, बलबन जो है उन्होंने एक अभियान चलाया था और उस अभियान का नाम था आखेट अभियान। इस अभियान में मेनली वो क्या करते थे, सेनाओं से बहुत लंबी दूरी तय कराया जाता था, उनको दौड़ाया जाता था, उनको जो है चलाया जाता था, बहुत लंबी लंबी सफ़र उनको तय करना पड़ता था ताकि वो जो हैं क्या रहें, दुरुस्त रहें, चुस्त रहें, पूरी तरह से हेल्दी रहें। बलबन के दरबार में फ़ारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरू एवं अमीर हसन रहते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए अमीर खुसरू किसके दरबार में रहा करते थे तो आंसर क्या होगा? बलबन के दरबार में। अगर आपसे पूछा जाए कि अमीर हसन किसके दरबार में रहा करते थे तो आंसर क्या होगा? बलबन के दरबार में। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट वीवीआई टॉपिक है ये कि अमीर खुसरू जो है वो किसके दरबार में था। तो आंसर क्या होगा? बलबन के दरबार में था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था। याद रखिएगा, अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था। अब देखिए, गुलाम के बाद आते हैं हम लोग खिलजी में। याद है ना, मैंने बताया था सलाखितु सालो, तो खी से क्या हो गया? खिलजी वंश हो गया। अब देखिए, खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश के जो इम्पोर्टेंट शासक हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी। आपने इस पर एक मूवी भी देखी होगी, पद्मावत मूवी। अब देखिए, ये कब से कब तक अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक था। ठीक है, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यानी 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो दिल्ली के सरदार थे, ठीक है, नवाब थे। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता था। तो द्वितीय सिकंदर का श्रेणी अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। वो ऐसा प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना गठन की थी। यानी इससे पहले कोई भी रूलर का अपना अस्थाई सेना नहीं था। वो सेना बनाते थे ज़रूरत के समय और फिर सेना को भंग कर देते थे। ठीक है, लेकिन सैनिकों को नगद वेतन देना और परमानेंट बेसिस पर रखना ये किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली आरंभ किया। यानी सैनिकों का अपना एक ड्रेस होगा, अपना उसका ड्रेस कोड होगा, अपना एक हुलिया होगा, उनका अपना एक लुक होगा जो डरावना होगा। ये सब कुछ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी स्थापना की। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मेनली याद रखिएगा कि इनको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ही पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अस्थाई सेना का गठन किया, है ना। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बाजार नियंत्रण प्रणाली पर भी काफ़ी काम किए थे, उसकी स्थापना भी उन्होंने की थी। नेक्स्ट हमारा है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1398 ईस्वी तक था। अब चलिए इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में जान लेते हैं। तुगलक वंश में मेनली 2 इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जिसमें से पहला तो हमारा हो गया मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा हो गया हमारा फिरोज तुगलक। याद होगा आपको। तो चलते हैं, पहला वाला पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से लेकर के 1351 तक था। लगभग ये 26 साल तक जो है दिल्ली पर इन्होंने रूल किया, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, आपने पढ़ी होगी अपने क्लासेस में। चलिए आइए यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
अगर लेक्चर आपको कहीं से भी अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ अभी और इसी वक्त लेक्चर को लाइक करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीपीएससी और जितने सारे एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे आप बैंक की तैयारी करना चाहते हो, चाहे रेलवे की, चाहे एसएससी की, सारी तैयारी जो है यहाँ पर कराई जाएगी इसी चैनल पर, ठीक है। इसके अलावा जो है इन कमिंग टाइम्स, आने वाले महीनों के अंदर में हम लोग सोशल अवेयरनेस सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स होते हैं, है ना, जो इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं, उन सब पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कभी चाइना का अटैक हो जाता है, पाकिस्तान का अटैक हो जाता है ना, तो इन सब, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, कोरोना वायरस हो, इन सब पर जो है सोशल अवेयरनेस सीरीज चलाएंगे। समाज के अंदर में जो बुराइयां हैं, है ना, घरों से रिलेटेड जो गांव-गांव में प्रॉब्लम्स हैं, उन सब पर जो है हम लोग सीरीज लाएंगे और उस पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होगा और उनसे डायरेक्ट सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है सोशल अवेयरनेस सीरीज को करेंगे। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास के एक अदूरदर्शी शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास के अदूरदर्शी शासक के रूप में जाना जाता है। उसने 1327 ईस्वी में अपनी पहली राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलाबाद रूपांतरित की थी। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, 2 बार अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था। एक बार तो वो पहले तो दिल्ली में थी, दिल्ली से ये क्या कहाँ लेके गए, देवगिरी लेके गए, जिसको दौलताबाद कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पर वो लेके चले गए। तो जब दिल्ली में इनका क्या हुआ, शासन कमज़ोर हो गया, तो फिर से वो दौलताबाद से क्या किए, दिल्ली अपनी शासन को लेकर के आए। उसने कृषि के विकास के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की और 1334 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। और इब्न बतूता जब भारत आया था तो वो किसके कार्यकाल में आया था, तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। उसने दिल्ली में 8 वर्ष तक काजी का पद संभाला था। तो इब्न बतूता, आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो कैसे मन करता है फुर। तो ये कहानी इसलिए जूता से रिलेट किया गया है, मन करता है फुर, यानी इब्न बतूता जो है वो काफ़ी ट्रैवल किए थे। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदल चलने का अगर किसी का रिकॉर्ड है तो वो इब्न बतूता का है। ये एक ट्रैवलर थे, पैदल ही हर जगह जाया करते थे। उस समय तो स्वाभाविक सी बात है, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई एरोप्लेन नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा अगर पैदल चलने का इतिहास अभी तक किसी ने रचा है तो इब्न बतूता ने रचा है। हाँ, बहुत सारी कंट्रियों में ये गए, तो इसीलिए इस पर गाना बता है कि इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो कैसे मन करता है फुर। याद रखिएगा यहाँ पर, इसीलिए मैंने थोड़ा सॉन्ग को यहाँ पर गाया। इब्न बतूता किसके कार्यकाल में भारत आया था, तो आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, और ये 8 वर्षों तक दिल्ली में रहा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें 1351 से लेकर के 1388 तक, यानी काफ़ी सालों तक, ये लगभग 37 ईयर्स तक जो है दिल्ली के सरदार रहे थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों पर काफ़ी अच्छा काम किया था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों पर, कृषि पर काफ़ी काम किया था, नहर काफ़ी बनाए थे जिससे खेती जो है और ज़्यादा अच्छे से हो सके। फिरोज शाह ने सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया तथा सैनिकों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की, यानी वो वेतन नहीं देकर के भूमि दिया करते थे। उसने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना की। उसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतूहते फिरोज शाही की स्थापना की। तो याद रखिएगा, फिरोज शाह की जो आत्मकथा है वो क्या है, फुतूहते फिरोज शाही है, और ये किस भाषा में है, तो आंसर क्या होगा, फारसी लैंग्वेज में है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश की बात करें तो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक ये चली थी। सैयद वंश के अंदर में जो जो इम्पोर्टेंट शासक हैं, सिर्फ उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां था। तो याद रखिएगा, इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके अपने लिए रैयत आला की उपाधि से ही ये खुश रहे। खिज्र खां जो है वो तैमूर लंग का सेनापति था। जब तैमूर लंग भारत से लौट के जा रहे थे तो इन्होंने मुल्तान, यानी जो आज का पाकिस्तान है हमारा, लाहौर, दिलापुर, ये सारे जो एरियाज़ हैं वो खिज्र खां को दे दिए और खिज्र खां को रूलर बना करके यहाँ से वो चले गए। नेक्स्ट हमारा है लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रूल किया था, और ये 1526 में ही क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई थी। 1206 से स्टार्ट हुआ था और 1526 तक दिल्ली सल्तनत चली थी, दिल्ली सल्तनत चली थी। लोदी वंश के इंपॉर्टेंट जो 3 रूलर्स हैं और उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला रूलर है हमारा बहलोल लोदी। आपको थोड़ा छोटा दिख सकता है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप वहाँ से सुनिए। बहलोल लोदी जो हैं वो कब से कब तक थे, 1451 से लेकर के
1489 तक, 1489 तक ये रूलर थे। लोदी वंश की स्थापना किन्होंने की थी? बहलोल लोदी ने ही की थी। और दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला ये क्या था? प्रथम अफगान वंश का शासक था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश का शासक, यानी अफगान से बिलोंग करने वाला रूलर अगर कोई था तो वो कौन था? वो बहलोल लोदी था हमारा, है ना। नेक्स्ट है हमारा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली के रूलर थे। सिकंदर लोदी को गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी जो है वो गुलरुखी के उपनाम से फारसी भाषाओं में क्या करता था? कविताएं लिखता था। और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक था। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों पूरी तरह से ये मारा गया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ? पूरी तरह से समाप्ति हो गई। तो याद रखिएगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके किसके बीच हुआ था? वो हमारा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो जिसमें बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से मार दिया था 1526 ईस्वी में, और वहाँ से जो है क्या हुआ? मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुगल वंश को डिस्कस करेंगे। जस्ट कल ही वो क्लास आएगी और शाम में इसी टॉपिक के ऊपर टेस्ट होगा। आप लोग कहीं जाइए नहीं, 2 मिनट आपसे बात करनी है। क्लास टाइम एक बार फिर से देख लीजिए, जो लोग बीच में क्लासेस को ज्वाइन किए, शुरू में नहीं देख पाए। सुबह 7 बजे मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलती है और टेस्ट जो है 8 PM को मंडे टू सैटरडे आज ही इस टॉपिक का टेस्ट आएगा। और संडे को जो है क्वेश्चन आंसर लाइव आप हमसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इंस्टाग्राम पर कैसे ज्वाइन करें, तो आप क्या कर सकते, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करें। तो आप टेलीग्राम पर ओनली जाकर के ड्रीम सेवक आईएएस सर्च करें तो आपको ये 4 ग्रुप मिल जाएंगे। इन चारों को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। देखिए, ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगा, है ना। तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम आप सभी फॉलो करते हो, आज और इसी वक्त इंस्टाग्राम पर जाओगे और ओनली सर्च करोगे ड्रीम सेवक आईएएस और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लोगे। अभी तो पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो, लेकिन सारे अपडेट इंस्टाग्राम पर ही आपको मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर PDF मिलेंगे और सारे अपडेट्स जो हैं मिनट मिनट के वो आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिलेगा। तो और जो भी क्वेश्चंस आप पूछोगे टेलीग्राम पर वो इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी कम है, काफ़ी कम लोग सवाल पूछते हैं, तो इंस्टाग्राम पर तुरंत रिप्लाई मिलता है ना। तो आज के आज जो है 50 लोग जा कर के इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे, मैं टारगेट दे रहा हूँ आप लोगों को। और इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट जो आपको मैं दे रहा हूँ वो 500 दे रहा हूँ, ठीक है। 500 लाइक्स इस वीडियो को पहुंचाना है। और कमेंट में ज़रूर बताएं, जिनका भी कमेंट बेस्ट होगा, है ना, ऐसे टॉप 3 कमेंट्स को जो है उनको लेकर के सोशल मीडिया जितने सारे हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो या जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर आपका कमेंट को शेयर किया जाएगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।